अब हम वेस्ट विंड के सेकंड स्टैंजा को देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि वेस्ट विंड का प्रभाव लैंड पर क्या रहता है, कैसे पत्ते और बीज उड़ाकर ले जाता है वेस्ट विंड वगैरह वगैरह हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा। अब हम सेकंड स्टैंजा कर रहे हैं। सेकंड स्टैंजा में वेस्ट विंड का इफेक्ट, इंपैक्ट, प्रभाव आसमान में कैसे रहता है, हाउ इज इट इन द एयर, इन द स्काई। तो सेकंड, क्योंकि एयर एक एलिमेंट है, स्काई एयर, इस पर वेस्ट विंड का प्रभाव। तो अब पोएट कह रहे हैं दाउ, यू, वेस्ट विंड को संबोधित करके कहते हैं दाउ, ऑन हुज स्ट्रीम, आसमान में कोई स्ट्रीम या नाला नहीं बहता, वो तो जमीन पे बहता है, पर आसमान में हवा फ्लो करता है। द एयर विच मूव्स इन द स्काई, वो एक स्ट्रीम की तरह है। मिड द स्टीप स्काईज कमोशन, वेस्ट विंड एक स्ट्रीम की तरह चलता है आसमान में। वेस्ट विंड स्ट्रीम की तरह चलता है आसमान में। मिड द स्टीप स्काईज कमोशन, मिड, इन द मिडल ऑफ, बीचों बीच, द स्टीप स्काईज कमोशन, स्टीप स्काई का मतलब ऊंचे आसमान में, कमोशन, देखिए स्काई में तरह तरह के एलिमेंटल इंटरैक्शंस हैं। कभी बादल गरजते हैं, कभी बिजली कड़कती है, कभी कुछ और होता है, कभी एक तूफानी माहौल रहता है, कभी हवाएं चलती हैं। ये सारा कमोशन, शोर शराबा, स्टॉर्म, तूफान, तूफानी माहौल में वेस्ट विंड एक स्ट्रीम की तरह आसमान में चलता है। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डीकेइंग लीव्स आर शेड। हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा था कि जब वेस्ट विंड चलता है ऑटम सीजन में तो पेड़ों के पत्ते झड़ के गिर जाते हैं। तो लाइक अर्थ्स डीकेइंग लीव्स आर शेड, सिमिली, जैसे सूखे पत्ते झड़कर धरती पर गिरते हैं पेड़ पौधों पर से, वैसे आसमान में काले बादल शेप बदलते रहते हैं। लगता है कहीं से झड़ झड़ कर काले बादल आसमान में दिखाई पड़ रहे हैं। फर्स्ट स्टैंजा, दाउ ऑन हुज स्ट्रीम, देखिए वेस्ट विंड नाला नहीं है, और वेस्ट विंड नाले की तरह नहीं बताया है, एज या लाइक या सच। अगर बताया होता तो सिमिली हो जाता। वेस्ट विंड के बहाव को स्ट्रीम ही बता दिया, नाले का बहाव ही बता दिया डायरेक्ट। वेस्ट विंड का बहाव, नाले का बहाव। तो वेस्ट विंड स्ट्रीम की तरह नहीं, वेस्ट विंड स्ट्रीम बनकर आसमान में चल रहा है। डायरेक्ट कंपैरिजन, ये आपका मेटाफर है, एज लाइक सच नहीं है। इसलिए इस वाले लाइन में तो मेटाफर है, दाउ ऑन हु स्ट्रीम, मेटाफर, मिड द स्टीप स्काईज का मोशन, ऊंचे आसमान में जो तूफानी माहौल बनने लगा है। लूज क्लाउड्स, बादल झड़ते हुए से नजर आते हैं, बादल शेप बदलते हुए झड़ते हुए से लगते हैं, ठीक उस प्रकार से जैसे पत्ते उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, कहीं कहीं से झड़कर आए हैं ऑटम सीजन में। शुक, ये काले बादल
अपना शेप बदलते हैं, मूव करते हैं, हिलते हैं। शुक फ्रॉम द टैंगल्ड बाउज ऑफ हेवन एंड ओशन। देखिए, आसमान का हाईएस्ट पॉइंट, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको जेनिथ कहते हैं, द हाईएस्ट पॉइंट। पर आसमान का फारदेस्ट पॉइंट, जो सबसे दूर, हम ऊपर नहीं देखकर साइडवेज देखें तो जिस डिस्टेंस को हम सबसे दूर देखेंगे वो एक ऐसी जगह होगी जहां पर लगेगा कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, जैसे स्काई एंड लैंड मिल रहा हो, जैसे सागर का पानी और आसमान मिल रहा हो। वो आपका होराइजन है, होराइजन है, क्षितिज। तो फारदेस्ट पॉइंट होराइजन है। और हमारा पोएट कह रहा है कि जब होराइजन की तरफ आप देखो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान और सागर का पानी सब एक से हो गए हैं और वहां काले काले बादल झड़ते हुए से नजर आते हैं। शुक मूविंग फ्रॉम द टैंगल्ड बाउज, उलझे हुए, टैंगल्ड बाउज ऑफ हेवन एंड ओशन। ऐसा लगता है जैसे दूर अगर हम देखें तो उलझे हुए ब्रांचेस, टहनियां ऑफ हेवन एंड ओशन। हेवन कहाँ है, ओशन कहाँ है, आसमान कहाँ है, पानी कहाँ है, ये डिफरेंस खत्म हो गया जब आप होराइजन की तरफ देखते हैं। दोनों मिले हुए से लगते हैं और वहां लगता है जैसे ये काले काले बादल कहीं से झड़ रहे हैं। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। एक और बात याद रखिए, ये ऑफ वाले फॉर्मेशंस जो है ना, ये अक्सर मेटाफर्स होते हैं। टैंगल्ड बाउज, उलझे हुए ब्रांचेस आसमान और सागर के, ये तो क्लियर मेटाफर है। आसमान में कौन से ब्रांचेस और सागर में कौन से ब्रांचेस। तो वो क्योंकि होराइजन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लैंड एंड स्काई ऐसा लगता है जैसे मिल रहे हैं, वाटर एंड स्काई मिल रहे हैं, जैसे, क्योंकि पानी दिखता है एंड फिर अगर आप पानी के सामने खड़े हैं तो पानी एंड आसमान एक जगह पर जाकर जैसे मिल गए हों, दैट इज द होराइजन। तो वहां कोई ब्रांचेस वांचेस का सवाल नहीं है। ये ऑफ वाले स्ट्रक्चर्स जनरली मेटाफर रहते हैं, इसलिए ये वाला लाइन टैंगल्ड बाउज ऑफ हेवन एंड ओशन आपका मेटाफर है। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, मेटाफर। काले बादल मैसेंजर्स हैं, संदेशवाहक हैं। किस चीज के? काले बादल आने वाले बारिश तूफान के मैसेंजर्स हैं, फरिश्ते जो आपको आकर संदेश देते हैं, मैसेंजर्स हैं। एंजल्स, फरिश्ते, मैसेंजर्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। बरसात, बिजली कड़कना, लाइटनिंग, इन चीजों के संदेशवाहक हैं, मैसेंजर्स हैं काले बादल। हु आर द एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग? ब्लैक क्लाउड्स, काले बादल। देयर आर स्प्रेड, वहां फैले हुए हैं आसमान में। देयर आर स्प्रेड, वहां आसमान में फैले हुए हैं। ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज, नीले सतह पर, आसमान के नीले सतह पर। एरी सर्ज, सर्ज लहर की तरह, तो हवा जो चलती है वो लहराती हुई, लहर की तरह, एरी सर्ज। तो नीले आसमान में वेस्ट विंड चलता है किसी लहर की तरह। पहले तो नाले
के बहाव से कंपेयर किया। यहां पर ऑन द ब्लू सरफेस, फिर ऑफ दाइन एरी सर्ज, वो जो लहर की तरह वेस्ट विंड आसमान में चलता है, वहां पर ये काले काले बादल नजर आते हैं आसमान में फैले हुए। और वे काले बादल किस तरह से दिखते हैं? अब लिटरेचर में डायोनीजस और बैकस, डायोनीजस ग्रीक गॉड हैं और बैकस रोमन गॉड हैं। ये दोनों, इन दोनों गॉड्स में हल्का सा फर्क है, डिफरेंस है, पर फिर भी मोटा मोटा ये माना जाता है कि शराब के देवता, सेलिब्रेशंस के देवता, इस तरह की चीजों के देवता डायोनीजस ग्रीस में और रोम में बैकस। तो वो गॉड ऑफ सेलिब्रेशंस है, रेवेलरी, फीस्ट, मैरी मेकिंग। तो ग्रीस में डायोनीजस, बैकस रोम में, बट देर आर डिफरेंसेस जो हमें अभी जानने की जरूरत नहीं है, बट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है ये कि देर आर डिफरेंसेस, क्योंकि रोमन गॉड्स थोड़े ग्रीक गॉड्स के कंपैरिजन में थोड़े बैलेंस्ड रहते थे। तो इसलिए बैकस में एक क्वालिटी है जो कि डायोनीजस में मिसिंग होगा। फिर भी बैकस सेलिब्रेशंस, शराब, फीस्ट, मैरी मेकिंग, इन सब के देवता हैं। और बैकस नाम के रोमन गॉड के चेलियां, फीमेल फॉलोअर्स, फीमेल फॉलोअर्स, जो फीमेल फॉलोअर्स हैं उनके लंबे लंबे काले घने बाल हैं और वो नशा करके झूमती हैं तो उनके काले बाल भी हिलते हैं। तो मीनड्स कहलाती हैं बैकस के फॉलोअर्स। बैकस नाम के देवता के जो फीमेल फॉलोअर्स हैं वे मीनड्स कहलाती हैं। और जैसे ये मीनट्स के लंबे लंबे काले बाल और ये लोग नशा करके झूमती हैं तो झूमते वक्त उनके काले बाल भी घूमते हैं, उस तरीके से उस मीनट्स के काले बालों की तरह दिखने वाले काले बादल आसमान में झूमते हुए नजर आते हैं। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड, उठते हुए, झूमते वक्त जो बाल उठते हैं, फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मीनड। मीनड्स आर फॉलोअर्स ऑफ बैकस। तो बैकस के फॉलोअर्स जो मीनड्स हैं उनके काले बाल, और वे नशा करके झूमते हैं तो जैसे काले बाल नजर आते हैं, ठीक वैसे ये काले बादल दिखते हैं मीनट्स के बालों की तरह। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द होराइजन, होराइजन दूर, वहां जब हम गर्दन घुमाकर दूर के पॉइंट पर देखते हैं वो होराइजन है। बाउंड्री, वर्ज, बॉर्डर, बाउंड्री ऑफ द होराइजन टू द जेनिथ हाइट। होराइजन, होराइजन से ऊपर, मतलब क्योंकि धरती स्फेरिकल है, होराइजन, होराइजन से फिर जेनिथ, हमारे सिर के ऊपर का हाईएस्ट पॉइंट, वहां तक, होराइजन से लेकर जेनिथ तक काले ही काले बादल फैले हुए। ऑफ द होराइजन टू द जेनिथ हाइट, वहां से लेकर, होराइजन से लेकर जेनिथ तक काले काले बादल नजर आते हैं किसी भी तरफ से देखो। द लॉक्स, काले लट, मेटाफर, द लॉक्स, काले लट, लॉक्स ऑफ हेयर ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म,
आने वाले तूफान, अप्रोचिंग स्टॉर्म, तूफानी माहौल बन रहा है। सेकेंड स्टैंजा में तूफान का माहौल तैयार हो रहा है, कमोशन एंड कंफ्यूजन रहेगा स्काई में। और ये काले बादल जो मीनट्स के काले बालों की तरह दिखते हैं, ये आने वाले तूफान का मैसेज लेकर आते हैं। Thou dirge of the dying year. A dirge is a short song of mourning. एलेजी पूरी कविता होती है जो किसी के मरने पर लिखी जाती है, शोक गीत। एलेजी किसी के मरने पर लिखी गई पूरी कविता एलेजी है। डर्ज जनरली क्या होता है, किसी लंबी रचना के अंदर अगर शोक प्रकट करने वाली छोटी सी कविता या कुछ लाइंस आ जाएं, गीत आ जाए किसी के मरने पर शोक प्रकट करता हुआ, उसे डर्ज कहते हैं। बेसिकली ये भी सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग है, ये भी सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग ही है। और इसलिए दाउ डर्ज, वेस्ट विंड की आवाज शोक गीत की तरह है। किसके मरने पर शोक गीत? ऑटम बीतेगा, विंटर आएगा, साल खत्म हो जाएगा। दाउ डर्ज दुख भरा गीत, ऑफ द डाइंग ईयर, ये साल जो बीत रहा है, खत्म हो रहा है, उसके लिए डर्ज या शोक गीत की तरह है वेस्ट विंड की आवाज। द साउंड ऑफ द वेस्ट विंड इज लाइक अ साउंड ऑफ मोर्निंग फॉर दिस ईयर विच इज डाइंग एंड लीविंग, टू विच, जिसके लिए, दिस क्लोजिंग नाइट, आज की ये रात जो खत्म होने जा रही है, दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट सेपल्क। देखिए, कब्र दो तरह के होते हैं। एक तो कच्चा कब्र, मिट्टी खोदा, किसी को भी उसमें दफनाया, मिट्टी भर दी, हो गया, ये कच्चा कब्र है। सेपल्क, सीमेंटेड कब्र, खोदा, फिर साइड में सीमेंट विमेंट लगाया, उसको पक्का किया, मजबूत किया, सेपल्क। तो आज की रात बीतते हुए इस साल के लिए सेपल्कर तैयार किया जा रहा है। मतलब अब इसमें डेड बॉडी आएगी तो पहले ही उस कब्र को पक्का किया जा रहा है, सेपल्कर। तो साल तो बीतेगा, फिर उसे दफनाया जाएगा, पर उसके मरने से पहले ही उसका कब्र तैयार हो रहा है, पक्का कब्र उसका तैयार होगा सेपल्कर की तरह। और डोम, कवरिंग, उसका टॉप, टॉप कवरिंग। तो ये बीतता हुआ साल मर रहा है, मानो इट इज लीविंग, उसके लिए सेपल्कर की तैयारियां की जा रही हैं। और जैसे किसी के मरने पर शोक प्रकट किया जाता है, रोना धोना होता है, इतना छाती पीटना, दहाड़ दहाड़ के रोना, ये सब चलता है ह्यूमन वर्ल्ड में, उसी तरह से प्रकृति की दुनिया में साल बीत रहा है तो तूफान भी आएगा, बरसात भी होगी, और ओले भी पड़ेंगे, बिजली भी कड़केगी, सब होगा। और इसलिए वॉल्टेड, दफनाया जाना, टू बी बेरिड, विथ ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट, कॉन्ग्रीगेटेड मिली जुली, माइट शक्तियां, प्रकृति की सारी ताकतें, नेचर की सारी ताकतें मिल जाएंगी और सब के सब मिलकर बीतते हुए साल को दफनाया जाएगा। द ईयर विल बी बेरिड। आज की रात खत्म हो रहा है, आज की रात एक छोटा सा अंश है और पूरा साल वह एक बड़ी चीज है। तो आज की रात उस बड़े साल का एक छोटा सा हिस्सा है। मानो आज ही की रात साल खत्म हो रहा हो
और उसके दफनाने का सारा काम चल रहा हो और सारी प्रकृति मिल गई हो और सारा शोर शराबा हो गया हो, तूफान एंड वो बादल गरजना, बिजली कड़कना, ओले बरसना वगैरह वगैरह, ऑफ वेपर्स, वाष्प, वेपर्स, देखिए सारे वेपर्स अलग अलग फॉर्म्स में, ओलों के रूप में, बारिश के रूप में, फ्रॉम हु सॉलिड एटमॉस्फियर, इस तूफानी सॉलिड माहौल में, ब्लैक रेन, काले बादलों से आने वाली बारिश, एंड फायर, बिजली का कड़कना, एंड हेल, ओलों का पड़ना, ये सारा देखिए फिर पॉलीसिंडेटन, दो या दो से अधिक बार कंजंक्शन एंड आ गया है, ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल, ओले पड़ना, विल बस्ट, तूफान सा फटेगा, ओ हियर, सुनो मेरी बात। ये आपका सेकेंड स्टैंजा है, ओड टू द वेस्ट विंड, इफेक्ट ऑफ द वेस्ट विंड ऑन एयर इन द स्काई।